आइए हम समझते हैं कि एम्ब्रियो और फीटस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, मींस फर्टिलाइजेशन हुआ, एज अ रिजल्ट क्या बना, जाइगोट। अब वो जाइगोट कई सारे माइटोटिक डिवीजन करेगा और वो डिवाइड होकर के एक सेल का मास बना लेगा। ठीक है, तो वो जो मास ऑफ सेल्स होता है, जिसमें हम ये नहीं पहचान सकते कि कौन सी सेल्स हैंड बना रही हैं, कौन सी सेल्स लेग्स बना रही हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स को हम नहीं पहचान सकते। तो जो ऐसा मास ऑफ सेल होता है उसे ही एम्ब्रियो कहते हैं और उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो वो डेवलप होता रहेगा और जब वो इस स्टेज में पहुंच जाता है, जब हम जो बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हैंड है, ये लेग्स हैं, ये हेड है। तो जब हम बॉडी पार्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो वाली जो स्टेज होती है वो होता है फीटस। ठीक है, और जब फीटस डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद में पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी। ठीक है, और उसके बाद में डिलीवरी के बाद में बेबी का बर्थ हो जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए क्या हो रहा था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, और एज अ रिजल्ट जाइगोट बन रहा था। ठीक है, फिर वो जाइगोट रिपीटेडली कई सारे डिवीजन करेगा और डिवाइड होने के बाद में वो एम्ब्रियो बनाता है और यही एम्ब्रियो जाकर के जो मदर का यूटेरस होता है, जो गर्भाशय होता है, वहां पर जाकर के एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा यूटेरस में। ठीक है, तो अब इसका डेवलपमेंट मदर के यूटेरस में होगा और वो डेवलप होकर के फीटस बनाएगा। ठीक है, फिर पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी होगी और बेबी का बर्थ हो जाता है। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। अब देखिए जाइगोट ने कई सारे डिवीजन करके सेल्स की एक बॉल बना ली है ना। वो कई सारी सेल्स की एक जो बॉल हो गई है, जिसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा हैंड है, कौन लेग बनेगा जाकर के, कौन हेड बनेगा, तो हम डिफरेंस नहीं कर सकते, मतलब बॉडी पार्ट्स हम नहीं पहचान सकते। तो वो वाली जो सेल्स का ग्रुप होता है, जो ये वाली स्टेज होती है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर वो सेल्स क्या होंगी, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यही सेल्स आगे डिवाइड होंगी, आपस में ग्रुपिंग कर लेंगी। सेम फंक्शन वाली सेल्स होता है ना कि जिन लोगों से हमारी सोच मिलती है तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो इसी तरीके से सेल्स भी करती हैं, जिनके फंक्शंस मिलते हैं या स्ट्रक्चर मिलता है वो ग्रुपिंग कर लेंगी और वो बाद में ऑर्गन्स बनाएंगी, टिश्यूज बनाएंगी। ठीक है, तो दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो। मतलब ये स्ट्रक्चर जो ये और ज्यादा डेवलप होता जा रहा है, सेल्स जिसमें डिवाइड होती जा रही हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी बॉडी पार्ट्स को नहीं पहचान पा रहे, तो ये वाला स्ट्रक्चर एम्ब्रियो कहलाता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर डेवलपमेंट। यही एम्ब्रियो जाकर के गर्भाशय में एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे इसका आगे का डेवलपमेंट होगा। The embryo continues to develop in the uterus. जो एम्ब्रियो होगा उसका आगे का डेवलपमेंट यूटेरस में होगा। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स एज हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, हेड एक्सेट्रा। अब यही एम्ब्रियो जो है ये बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे डेवलप कर लेगा। ठीक है, फिर वो दिखने लगेंगे, हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, ये आईज हैं, ये हेड है। तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया जिसमें हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहचान पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे ही फीटस कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि एम्ब्रियो क्या है और फीटस क्या है। फीटस में हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फीटस लिख भी दिया है। फीटस, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज नोन एज फीटस। और यही फीटस जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मदर जो है वो बेबी को बर्थ दे देगी। अच्छा देखिए, जो हेन होती है उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग की तरह, बट वो बेबी को बर्थ नहीं देती है। वो क्या देती है, वो एग्स देती है। तो उसमें कैसे होता है ये हमें ह्यूमन बीइंग का तो समझ में आ गया। अब लेकिन हेन वो तो एग दे रही है, तो क्या हो रहा है उसमें, देखिए सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन हुआ,
जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होना शुरू हो गया, ठीक है। और वो जो ओविडक्ट है, जो फेलोपियन ट्यूब है, उसमें नीचे की तरफ वो जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेगा वैसे ही वैसे उसका खूब सारे डिवीजन होते जाएंगे, ठीक है। और वो डिवाइड होता जाएगा और कई सारी उसके चारों प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो ट्रेवल कर रहा है, उसके चारों ओर कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। ह्यूमन बीइंग में भी फॉर्म होती हैं, ठीक है, लेकिन हेन के भी एम्ब्रियो में फॉर्म होती हैं। द हार्ड शेल अराउंड हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। उन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स में से ही एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हेन का जो एग होता है उसकी हार्ड शेल बनाती है, ठीक है। तो अब हमें पता है जो एग शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, और वो सेमी परमेबल। अब देखिए जो अंडा होता है, अंडे का जो बाहर का शेल होता है वो तो इतना हार्ड होता है, तो अब उसके अंदर जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है वो कैसे सांस ले पाएगा, उसको एयर मॉइस्चर ये सब कैसे पहुंच पाएगा। देखिए जो मदर है उसके अंदर तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वो तो मदर के थ्रू सांस ले पा रहा है ना, उसको एयर वगैरह फूड ये सब पहुंच रहा है। अब लेकिन एग के अंदर फूड तो हमें पता है कि उसका जो योक होता है उससे उसको फूड मिल जाता है, लेकिन एयर कैसे मिलेगी। वो शेल होती है वो सेमी परमेएबल होती है, जिसकी वजह से उसको मॉइस्चर और एयर मिल जाती है, ठीक है। वो एयर और मॉइस्चर को अपने अंदर से पास होने देती है। जो उसकी वो वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसमें बहुत ही टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, इसीलिए जो एम्ब्रियो होता है वो अंदर सांस ले पाता है। और उस एग शेल के ऊपर एक बहुत पतली सी क्यूटिकल की भी लेयर होती है जो बैक्टीरियाज को उनसे दूर रखती है। अगर उस एग शेल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया जाए, डिप करके रखा जाए, तो आपको पता है वो जो हार्ड लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो कैल्शियम कार्बोनेट उस सॉल्यूशन में घुल जाएगा, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, हाँ, और मिल्की बबल्स आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अगर एग को निकाला जाए तो वो एग सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हार्ड शेल डिसॉल्व हो जाती है। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि वो हार्ड शेल फॉर्म हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो गई, ठीक है। और इसी के ही बाद जो हेन होती है वो एग दे देती है। अब उस एग के ऊपर बैठ करके वो एग को वार्मथ प्रोवाइड कराती, मतलब एक वो टेम्परेचर प्रोवाइड कराती। लगभग 3 वीक्स तक उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उस एग के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर, ठीक है। इनमें गर्भाशय में नहीं, वो उसने एग दे दिया है ने, ठीक है। फिर वो उसके ऊपर बैठ करके इंक्यूबेट करती है, मीन्स उनको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कराती है कि उस एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो सके। और 3 वीक्स के बाद में जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो वो एग हैच हो जाता है और चिक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया कि हेन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन जब प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो रही थी उन प्रोटेक्टिव लेयर्स में से जब एक हार्ड शेल वहां पे डेवलप हो गई तो उसने एग दे दिया। और जबकि ह्यूमन बीइंग में हार्ड सेल वाली प्रोटेक्टिव लेयर नहीं डेवलप होती, कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म होती हैं, लेकिन उसका पूरा डेवलपमेंट मदर की यूटेरस के अंदर ही होता है, ठीक है। जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें तो देखिए फर्टिलाइजेशन ही फीमेल की बॉडी से बाहर हुआ है ना, वाटर में हुआ है। अब जब फर्टिलाइजेशन ही वाटर में हुआ है तो उनका डेवलपमेंट भी बॉडी से बाहर ही होता है। एम्ब्रियो एग कवरिंग के अंदर, वो जो जेली जैसी कवरिंग थी ना, उसी एग कवरिंग के अंदर एम्ब्रियो उनका डेवलप होगा और फिर डेवलपमेंट कंप्लीट होने पर वो एग्स हैच हो जाते हैं और कई सारे टेडपोल, जो फ्रॉग होते हैं ना, उनके कई सारे टेडपोल्स पॉन्ड में बाहर आ जाते हैं। आपको पॉन्ड में या स्ट्रीम्स में आपने टेडपोल स्विम करते हुए देखे होंगे, हो सकता है, तो वो फ्रॉग के टेडपोल होते हैं, वही वो बाद में डेवलप होकर के फ्रॉग बनाएंगे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर हुआ है, ठीक है, पार्शियली हो चाहे कम्प्लीटली हो। हेन में पार्शियल डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ था, है ना, क्योंकि उसने एग दे दिया था। और जो ह्यूमन बीइंग वगैरह है, इनके अंदर ह्यूमन बीइंग है, काऊ है, डॉग है, इनके अंदर जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। इसमें आपको दिखाया गया है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये देखिए, ये है ओवरी, ठीक है, इसमें से ओवम यानी कि एग रिलीज होता है,
ठीक है। और फिर जब स्पर्म का कांटेक्ट होता है इसके साथ में, तो ये देखिए फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे जाइगोट बना है, ठीक है, उसके फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से। अब ये आगे डेवलप होता जाता है। अब ये जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है। पहले 2 सेल्स से 4 सेल्स बनेंगी, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे ही कई डिवीजन होते जाते हैं। और कई सारे डिवीजन के बाद में वो एम्ब्रियो बनाता है। और ये देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो जाकर के फीमेल के यूटरस में, यूटरस की वॉल में जाकर के एम्बेडेड हो जाता है। और फिर वहां पे इसका और आगे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये ओवरी से यहाँ से चल के यहाँ पे जाइगोट बन गया ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में। फिर फेलोपियन ट्यूब से ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। फिर एम्ब्रियो जाकर के यूटरस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है। ये बॉल ऑफ सेल्स दिखाया है। इसमें हम कोई भी बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। और ये डेवलपमेंट होगा। ये देखिए ये दिखाया गया है कि यूटरस की वॉल में ये एम्ब्रियो एम्बेडेड है और यहाँ पे इसका और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। डेवलप होकर के ये फीटस बनाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपकी बुक में एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें यूटरस के अंदर ये बेबी को दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो रेड कलर का है ये है प्लेसेंटा। ये यूटरस की वॉल से अटैच होता है। मदर के ही ब्लड के थ्रू इस प्लेसेंटा से बेबी को भी फूड है, एयर है, ये सारी चीजें मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये यूटरस के अंदर बेबी को दिखाया गया है। अब देखिए हमने क्या देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बेबी को बर्थ दे रहे हैं ना, और कुछ ऐसे हैं जो कि एग दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो कि बेबी को बर्थ देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं, विविपेरस, ठीक है। और जो एग ले करते हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखिए एग को क्या कहते हैं, ओवम, है ना, ओवम, ओवी, ओवम। तो आप ओवी से याद रख सकते हैं कि एग देने वाले जानवरों को ओविपेरस कहते हैं। देखिए द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें ही विविपेरस कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, काउ, एलिफेंट, रैट्स, और भी बहुत सारे आप जानते ही हैं। और ओविपेरस में द एनिमल्स विच ले एग्स, ऐसे एनिमल जो एग ले करते हैं उन्हें ही ओविपेरस कहते हैं। और यही एग, ये आप ना भी लिखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस एग के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो एग हैच हो जाता है और फिर यंग वन बाहर निकल आता है, ठीक है। तो वो वाला डेवलपमेंट है वो उसका एग के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी से बाहर। तो इसका एग्जाम्पल है हेन, बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बटरफ्लाई एटसेट्रा, ठीक है। फ्रॉग के कैसे थे, इनके ऊपर हार्ड शेल की कोटिंग नहीं थी। हेन में, बर्ड्स में, इनके एग में होती है हार्ड शेल की कोटिंग, है ना। और ये फ्रॉग के एग वाटर में होते हैं, ये कम मात्रा में एग देती हैं, ये ज्यादा मात्रा में देते हैं। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, हमने समझा था। देखिए कुछ एनिमल्स में जो उनके यंग वंस होते हैं वो उनके एडल्ट से देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, है ना। अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का जो टेडपोल है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, और उसका जो एडल्ट फ्रॉग है वो एकदम ही अलग दिखाई देता है। और जबकि कुछ में बिल्कुल सेम होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की लाइफ साइकिल जो होती है उसमें 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज होती है, ठीक है, इसी वजह से फिर वो लार्वा जाकर के एडल्ट में डेवलप होता है। तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। पहले तो एग होगा, ठीक है, फ्रॉग पहले एग देगा, उसके बाद में वो टेडपोल बनेगा। टेडपोल में टेल होती है, टेडपोल को ही लार्वा भी कहते हैं। जो फ्रॉग का यंग वन है उसे टेडपोल कहते हैं, यानी वो फ्रॉग का लार्वा है, ठीक है। उसमें टेल होती है और वो टेल के थ्रू स्विम करता है वाटर में, लेकिन वो जंप नहीं कर सकता है। फिर इसका जब डेवलपमेंट होगा तो वो डेवलप होकर के एडल्ट फ्रॉग बनाएगा। फिर जब वो डेवलप होगा टेडपोल, तो वो डेवलप होकर के एडल्ट फ्रॉग बनाएगा। एडल्ट फ्रॉग स्विम भी कर सकता है वाटर में और वो जंप भी कर सकता है ना। जो टेडपोल है इसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, ये पानी के बाहर जिंदा ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। लेकिन जो एडल्ट है, जो फ्रॉग है, वो एम्फीबियन होता है, वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। अब देखिए ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल यहाँ पे दिखाई गई है। अगर आपसे लाइफ साइकिल पूछी जाती है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये है फ्रॉग के एग्स, ठीक है। फ्रॉग अपने एग्स वाटर में देता है, ठीक है। और ये है टेडपोल लार्वा। इसमें देखिए एक लंबी सी आपको टेल दिखाई दे रही है, ये वाटर में स्विम करता है,
ठीक है, और ये आगे ये गिल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये बाद का टेडपोल लार्वा है, ठीक है। और फिर यही डेवलप होकर के ये एडल्ट फ्रॉग बना लेगा, तब ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेडपोल लार्वा है ये एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए क्योंकि इसमें ये लार्वल स्टेज पाई जाती है, पहले लार्वा होगा फिर वो डेवलप होगा एडल्ट में, ठीक है। देखिए मेटामॉर्फोसिस टू टर्म्स मेटा और मॉर्फोस से मिलकर के बना हुआ है। मेटा का मीन्स होता है बाद में और मॉर्फोस का मीन्स होता है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। यानी कोई भी एनिमल का जो लार्वा है वो जब कई सारे चेंजेस होने के बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। कई बार लार्वा के कैरेक्टर्स एडल्ट से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जैसे फ्रॉग का जो लार्वा है उसे हम टैडपोल कहते हैं, उसमें एक लंबी सी टेल होती है और वो वाटर में स्विम कर सकता है, जंप नहीं कर सकता है। लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो वाटर में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, और वो स्विम भी कर सकता है, साथ ही साथ जंप भी कर सकता है। तो जो ये टेडपोल लार्वा है इसका एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्जन के लिए आयोडीन बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो टेडपोल लार्वा फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब वही चीज लिख लेते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटा मीन्स बाद में और मॉर्फोस मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, जिसको हमने अभी समझा और हमने डायग्राम भी देखा था कि टेडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देता है। देखिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि इसमें ओनली अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसी के ही डिवाइड होने से या उसी से ही उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा था, है ना। तो उसमें मदर और फादर दोनों के ही कैरेक्टर्स आ रहे थे बच्चे में। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए सिर्फ सिंगल पेरेंट ही है ना, इसमें मेल फीमेल है ही नहीं। तो इसमें जो बेबी होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है, इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स वही होते हैं। तो आप देखिए मैंने कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स लिख दिए, जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है, यीस्ट में बडिंग होती है, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ऐसे ही प्लाज्मोडियम होता है जिसमें मल्टीपल फिजन होता है, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। वो एल्गी होता है वो टूट जाता है, ठीक है, और वो जितने खंडों में टूटेगा उसका हर एक फ्रेगमेंट एक नया एल्गी डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले बडिंग क्या होता है। बडिंग में क्या होता है, अ बड और एन आउटग्रोथ is formed on the mature adult body and after developing it separates and acts as a new individual। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। इसमें जो भी एक मैच्योर एडल्ट होता है, ठीक है, उसकी बॉडी पे एक आउटग्रोथ के रूप में एक बड डेवलप होती है। वो बड जो है उसी से ही लगी लगी डेवलप होगी और जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तो वो उससे डिटैच हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगी। अब बाइनरी फिजन देखते हैं। बाइनरी का मतलब ये होता है टू, ठीक है। बाइनरी का मतलब टू और फिजन मीन्स टूटना, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू हाफ्स। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लेता है, दो भागों में टूट जाता है और वो दोनों ही भाग एक नए नए इंडिविजुअल बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई। सबसे पहले क्या होता है, जो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं में ही होता है, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, और न्यूक्लियस डिवाइड होके टू न्यूक्लियाई बना लेगा। ये न्यूक्लियस डिवाइड होके टू न्यूक्लियाई बना लेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे इट इज फॉलोड बाय द डेवलपमेंट इनटू टू डॉटर सेल्स। फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके खांच बनेगी, फिर ये अलग अलग सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। और यही है जो ये दो डॉटर सेल्स हैं यही नए इंडिविजुअल बना लेंगी, ठीक है। देखिए इसमें आपको डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है। ये है बडिंग, हाइड्रा में बडिंग दिखाई जा रही है, ये हाइड्रा है, इसकी बॉडी पे ये एक मैच्योर हाइड्रा है, ठीक है, एडल्ट है। इसकी बॉडी पे आपको ये एक आउटग्रोथ दिख रही होगी, ये बड है, ठीक है।
यही बड इसमें लगे लगे ऐसे डेवलप होगी। धीरे धीरे वो जब पूरी तरीके से ऐसे ये पूरा एक इस वाले हाइड्रा की ही तरह दिखाई देने लगी ना, जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती तब ये बड इसकी बॉडी से अलग हो जाएगी और वो अपना अलग जा करके वो एक नया हाइड्रा बना लेगी। ठीक है, फिर उसकी भी बॉडी में बड डेवलप होगी और ज़रूरी नहीं है कि इसकी बॉडी में एक टाइम पे सिर्फ एक ही बड डेवलप हो, एक टाइम पे एक से ज़्यादा भी बड्स डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, और वो हर एक बड डेवलप होकर के एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगी। ठीक है, आपको ये डायग्राम याद रखना है, ये भी बनाना पड़ेगा और ये डायग्राम्स ईजी हैं, आपको याद रहेंगे, आसानी से आप बना भी लोगे। अब देखिए ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है बाइनरी फिजन। ठीक है, ये एक अमीबा है। आपको पता है अमीबा का शेप इर्रेगुलर होता है। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके पूरी सेल ही डिवाइड हो गई है ना, और नई सेल डेवलप हो गई है। फिर वो डिवाइड होकर के उसने 2 अलग अलग अमीबे बना लिए हैं, है ना। अमीबे इसका प्लूरल है, 2 अमीबे हो गए और ये दोनों ही फिर अलग अलग चले जाएंगे, ये न्यू इंडिविजुअल हो गए हैं। देखिए क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, किसी भी सेल की या किसी भी लिविंग पार्ट की या किसी भी एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी को क्लोन कहते हैं। और किसी भी एनिमल का फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन आयान विल्मट ने बनाया था। इन्होंने स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में जो रोजलिन इंस्टीट्यूट था वहां पे फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन डेवलप किया था। इन्होंने एक शीप को क्लोन किया था और उस क्लोन का नाम रखा था डॉली, और ये फर्स्ट मैमल थी जिसको क्लोन किया गया था। ठीक है, डॉली खुद एक क्लोन थी, लेकिन क्लोन होने के बावजूद भी इसने सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू कई सारे बेबीज को जन्म दिया था। ठीक है, नॉर्मल तरीके से, और ये एक अच्छी माँ भी बनी थी। लंग डिजीज की वजह से फिर डॉली की डेथ हो गई थी। डॉली के बाद भी कई सारे एनिमल्स को क्लोन करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ बेबीज बर्थ से पहले ही मर गए, कुछ बर्थ के बाद में कुछ ही समय बाद मर गए, और ज्यादातर जो क्लोन डेवलप होते थे वो कई सारी एबनॉर्मेलिटीज के साथ में डेवलप होते थे। तो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन या फर्स्ट मैमल क्लोन था डॉली, जो कि एक शीप थी। जिस तरह से मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है इसी तरीके से आप भी ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि इससे कंपटीशन लेवल पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लोनिंग द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी का प्रोडक्शन करना, किस चीज की एग्जैक्ट कॉपी, ऑफ अ सेल, किसी सेल की हो सकती है, एनी लिविंग पार्ट, किसी भी लिविंग पार्ट की एग्जैक्ट कॉपी, या फिर किसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी को क्लोन कहते हैं। ठीक है, और इस टेक्निक को उसके प्रोडक्शन को क्लोनिंग कहते हैं। किसी एनिमल का फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन आयान विल्मट एंड हिज कलीग्स ने रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग स्कॉटलैंड में बनाया। ये मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने एक शीप को क्लोन किया था और उसका नेम क्या था, डॉली। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू लंग डिजीज। तो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन किसने बनाया था, आयान विल्मट ने। आइए अब हम समझ लेते हैं कि आयान विल्मट ने क्लोन कैसे बनाया था। ठीक है, देखिए मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए बनाया हुआ है। देखिए उन्होंने एक शीप थी, एक फीमेल शीप थी, फिन डॉर्सेट शीप। ठीक है, फिन डॉर्सेट शीप, ये मैंने समझने के लिए बनाया है। इसका फेस कैसा है, व्हाइट कलर का है। ठीक है, और एक दूसरी शीप थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, इसका फेस कैसा है, ब्लैक कलर का है। तो देखिए ये फिन डॉर्सेट है, ये जो व्हाइट कलर की शीप है, इसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाली उन्होंने। ठीक है, उन्होंने एक सेल निकाली और उस सेल का, ये देखिए ये सेल है और ये बीच में न्यूक्लियस है, उस सेल का इन्होंने न्यूक्लियस अलग कर लिया। ठीक है, अब ये जो ये ब्लैक फेस वाली ईव थी, इसकी एग सेल ली इन्होंने, इसकी एग सेल में से इन्होंने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर ये जो ये व्हाइट फेस वाली शीप थी, इसका जो न्यूक्लियस था, इसको इस एग सेल में, ये जो ब्लैक फेस वाली है, इसके एग सेल में जाकर के इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली सेल जो थी ये फिर से न्यूक्लियस वाली हो गई ना, लेकिन इसमें ये जो न्यूक्लियस है ये एग सेल है ब्लैक फेस वाली की। ठीक है, लेकिन जो ये न्यूक्लियस है ये व्हाइट फेस वाली शीप का है। ठीक है, अब इसको जाकर के इन्होंने इम्प्लांट कर दिया ये ब्लैक फेस ईव के अंदर। ठीक है, अब उसका शीप का जो डेवलपमेंट हुआ वो नॉर्मल तरीके से डेवलप हुई
और ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव थी, इसने डॉली को जन्म दिया। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस, जैसे नॉर्मली शीप का बर्थ होता है उसी तरीके से इसने डॉली को जन्म दिया। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी। अब देखिए, एग सेल किसकी थी? ब्लैक फेस वाली की, है ना, और न्यूक्लियस किसका था? इस व्हाइट फेस वाली शीप का, है ना, और वो भी मेमोरी ग्लैंड की सेल का न्यूक्लियस था। और ये एग सेल थी, इसका डेवलपमेंट किसके अंदर हुआ? इसका डेवलपमेंट भी ब्लैक सेल वाली शीप के अंदर हुआ। ठीक है, लेकिन जो डॉली थी वो कैसी थी? डॉली बिल्कुल सेम टू सेम व्हाइट फेस वाली शीप की तरह थी। जिस शीप का न्यूक्लियस लिया था बिल्कुल उसी शीप की तरह थी। ठीक है, डॉली के अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे वो फीमेल फिन डॉर्सेट शीप की तरह थे, क्योंकि न्यूक्लियस इसका था। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डीएनए कहते हैं, वही कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। जो कैरेक्टर्स मदर फादर से जाते हैं वो न्यूक्लियस की वजह से जाते हैं। ठीक है, तो जिसका न्यूक्लियस था तो सारे के सारे कैरेक्टर्स डॉली के अंदर उसी शीप के जैसे थे। उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के अंदर हुआ। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ब्लैक फेस वाली शीप का कोई भी कैरेक्टर नहीं था। ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर उस वाली शीप के थे जिसका न्यूक्लियस था। तो डॉली किसका क्लोन हुई? डॉली फिन डॉर्सेट शीप का, ये व्हाइट फेस वाली शीप का क्लोन थी। ठीक है, हालांकि आपको ये नेम्स रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यानी कैरेक्टर्स न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी वजह से इनहेरिट होते हैं। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, आपकी बुक में ये वाली पिक्चर बनी हुई है, इसमें ये फिन डॉर्सेट शीप है। ये देखिए, इसका फेस व्हाइट कलर का है। ठीक है, और ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, इसका फेस ब्लैक है, और ये है डॉली। तो ये एग्जैक्टली किसकी तरह दिख रही है? ये व्हाइट वाली की तरह, है ना, फिन डॉर्सेट शीप की तरह। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इसकी मेमोरी ग्लैंड का था। ये डेवलप इसके अंदर हुआ है, इसके यूटेरस में हुआ है, बट न्यूक्लियस इस वाली शीप का था, इसीलिए ये डॉली फिन डॉर्सेट शीप का क्लोन थी। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में अब भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब अच्छे से समझ आ गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।